हाँ जी गाइस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाँ जी गाइस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सभी लोग? क्या चल रहा है बच्चों? चलो जी, सभी को गुड आफ्टरनून। आई होप एवरी वन इज डूइंग ग्रेट। वेलकम टू द क्लास गाइस। आ जाओ बच्चों फटाफट। आज यूनिट नंबर 3 को मुझे कल खत्म करना था, पर एक छोटा सा टॉपिक आपका आज रह गया था, कल रह गया था, तो मैं आज कंप्लीट करना चाह रहा हूं। ठीक है, चलो आ जाओ भैया। हेतवी अमित जोशी, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। फलेंद्र रोहित कुमार, प्रभदीप, साक्षी कुमारी, कोमल, अभ्य, डॉली, सिद्धि, काजल, विष्णु, चंचल, रितिका, वंशिका, प्रथा, इशिका, ऋषिका गुप्ता, तहरीम, आस्था, स्वीडी, प्रीना शर्मा। प्रीना शर्मा आपका नाम पहली बार देख रहा हूं बेटा मैं। रोहित कुमार, तहरीम हो गया, सचिन है, कोमल राज पुरोहित है, माही पटेल है, चांदनी शर्मा है। अरे चांदनी शर्मा, अरे बेटा आपने आपने पोयम या आपने ही लिखा है ना जो मैंने पोस्ट किया है शायद। हाँ, प्रियांशु, शर्वरी, प्रगति, मधुरस, डॉली कुमारी, रणोदीप, आ जाओ, पीयूष, कोमल, फ्यूचर सीए, सुष्मिता, विष्णु कुमार, आंचल, ऋषिका जी, मोक्ष की प्राप्ति, मयंक, साक्षी झा, शर्वरी, आस्था, आस्था पांडे, आस्था खुद का नाम लिख रहे, आस्था पांडे। चलो, यस यस यस, ओके। निशा, निशा आ जाओ। ऋषभ आप भी आ जाओ। कार्तिकेय गुड आफ्टरनून। यश गुड आफ्टरनून। इब्राहिम आपको भी गुड आफ्टरनून बेटा। निकिता आ जाओ। अंशुल नागर वेरी गुड बेटा, शाबाश। चलो, सो गाइस क्या चल रहा है? ऋषभ विश्वकर्मा आजा बेटा। गरिमा, अनन्या, अभिनव, एवरीबॉडी कम ऑन आ जाओ। हाँ बेटा, सुगम तू भी है यार, क्यों नहीं है? तू भी है, बिल्कुल है। हाँ चलो, दानिश कुमार, ओके। प्रियांशु झा, ओके गाइस। तो देखो क्या है ना, आज यूनिट नंबर 3 को खत्म करने की इच्छा है। ठीक है, यूनिट नंबर 3 को खत्म इसलिए करना है क्योंकि फिर यूनिट 4 को स्टार्ट करेंगे, है ना। अपन अच्छे स्पीड में चल रहे हैं, कोई टेंशन की बात नहीं, घबराना मत, है ना। कोई टेंशन की बात नहीं, बिल्कुल घबराने की आपको जरूरत नहीं है। अभी क्या है ना, आज लेक्चर नंबर 17 है, ठीक है ना। कल हम लोगों ने नॉट एक्सप्रेसली टू बी वॉइड इसको देख लिया था, करेक्ट है। ये पूरा टॉपिक हमारा कल कंप्लीट हो चुका था। आज मुझको सेक्शन नंबर 30 यानी कि लास्ट सेक्शन जो है वेजरिंग अग्रीमेंट का, वो देखना है। और आपको वॉइड वर्सेस वेजरिंग अग्रीमेंट भी मुझे समझाना है। वॉइड वर्सेस वेजरिंग मतलब ऐसा कुछ नहीं है, वर्सेस वर्सेस जैसा कुछ भी नहीं है। इसको करो वॉइड एंड, इसको क्या करोगे? वॉइड एंड वेजरिंग अग्रीमेंट, क्योंकि वॉइड अग्रीमेंट का एक पार्ट है वेजरिंग अग्रीमेंट, है ना। वो आपको समझ में आएगा, वो आपको समझ में आएगा जब अपन इसकी चर्चा करेंगे अभी थोड़ी देर में। ठीक है, चलो आ जाओ भैया। ये आपका चार्ट है, पूरा यूनिट नंबर 3 का आपका चार्ट है बेटा, ये पूरा देख लो जरा। हाँ, क्या चल रहा है यहां पर? कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, क्या ये हो चुका है? मेरे साथ में बोलो बच्चा लोग, क्या एमएसडी हो चुका है? फटाफट एमएसडी। सेक्शन नंबर 10 से शुरुआत करते हैं और 11 और 12 यहां पर हमने कवर कर लिया था। फिर फ्री कंसेंट की बात हुई तो 13 और 14 से हमने यहां पर शुरुआत करी थी, बराबर है। उसके बाद में कोहेजन की चर्चा करी 15 में, 16 यहां पर, 17 यहां पर, 18 यहां पर, साथ में इसके साथ में 19
सेक्शन नंबर 19 भी चल रहा था। इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं, लिख नहीं पाऊंगा। इनके साथ में सेक्शन नंबर 19, 19A, 19 और 19A, ये दोनों इफेक्ट और इंपैक्ट वाले सेक्शन थे। इफेक्ट और इंपैक्ट वाले सेक्शन थे, बराबर है। फिर मिस्टेक में चर्चा चालू करी तो 20 और 22 आया, और 21 भी इसका इंपैक्ट वाला सेक्शन है कि क्या होता है भैया, मिस्टेक होने पर वॉइड होता है और ये चारों के होने पर वॉइडेबल होता है। तो सेक्शन नंबर 19, 19A, 21 आपके उस कैटेगरी में चले गए, बाकी बेसिक सेक्शंस यहां पर आ गए थे। तो 22 तक की चर्चा यहां पर हो गई थी। तो लॉफुल कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट को समझने के लिए हम यहां पर 23 के अंदर आ गए थे, साथ में 24 भी यहां पर हम लोगों ने कवर किया था, बराबर है। 23 के साथ में 24 हमने यहां पर कवर किया था, याद आया आप लोगों को? अच्छा, कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर 25 कहां गया? चलो बोलो मुझको, सेक्शन 25 कहां गया? क्योंकि नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड में आपने चर्चा चालू करी थी 26, 27, 28, 29 और 30 की। 30 में आज करवाऊंगा आपको, बराबर है। आप बोलोगे 25 कहां गया? सारे इंटेलिजेंट बच्चे बोलेंगे मुझे फटाफट, सेक्शन 25 और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कौन सा है बेटा? बोलो 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 बोलो, फटाफट बोलो बच्चों। हाँ, अरे यार यूनिट नंबर 2 पढ़ी कि नहीं पढ़ी है यार? ये रणुदीप बेचारा बच्चा बोल रहा है अकेला। गजब कर रहे हो यार, गजब कर रहे हो। हाँ, अरे विदाउट कंसिडरेशन यार, विदाउट कंसिडरेशन वाला कॉन्ट्रैक्ट यूनिट 2 में कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनो, सेक्शन नंबर के हिसाब से पूरी यूनिट को मैंने रिवाइज करवा दिया। मेरा मकसद ये रहता है मैं तुम लोगों को इतनी बार बोलूं, इतनी बार रिवीजन करवाऊं कि साला सेक्शन नंबर तो तुमको याद हो ही जाना चाहिए, साथ में आपको पूरा फ्लो समझ में आना चाहिए। तुमको मालूम नहीं चल रहा है, ये जो तरीका है पढ़ने का, मेरे साथ में बोलने का, पूरे यूनिट को एक तरीके से रिवाइज करने का, ये तुमको कैसे हेल्प करेगा मैं बोलता हूं। क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन देखकर आंसर तक पहुंचने की जो टेक्निक है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद में आपकी किताब आपके आंखों के सामने आनी चाहिए, आपके लेक्चर्स आपकी आंखों के सामने आना चाहिए। आप वो कैसे रिकॉल करोगे? सिर्फ एक ही सेक्शन याद नहीं आना चाहिए, उसके पहले का और उसके बाद का। ये ह्यूमन ब्रेन ऐसे ही काम करता है बेटा। क्या होता है कि जब आप कोई चीज इकट्ठी सीखते हो ना, इकट्ठी, जैसे मुझे एक मैं एग्जांपल देता हूं, आप लोग ना कभी कोई एड्रेस ढूंढ रहे हो, बराबर है, एड्रेस, और वो रोड या वो एड्रेस या वो बिल्डिंग आपको याद करनी है। आपका ह्यूमन ब्रेन कैसे काम करता है? आप बोलते हो यार वो पेट्रोल पंप के पीछे है, यार मैंने देखा था उसके पास में एक बहुत बड़ा बंगला था, उस बंगले के पास में था। आपकी विजुअल मेमोरी ऐसे ही काम करती है। आपको आगे पीछे की चीजें थोड़ी देखते हो ना, तो आप कनेक्ट कर पाते हो, आप कनेक्ट कर पाते हो। आपको बात समझ में आई? ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना, ओके। इसीलिए मैं थोड़ा सा आगे पीछे के सारे सेक्शंस आप लोगों को रिवाइज करवाता हूं, ठीक है। चलो ओके, अभी जस्ट अ सेकेंड, 2 मिनट बेटा। ठीक है, चलो चालू करें। सर आज आप 7 PM लाइव आओगे ना? कौन सा लाइव आ रहा हूं बेटा कोमल आज में? कौन सा 7 PM बेटा? आज क्या है 7 PM पे? हाँ, आज क्या है 7 PM पे राजा? चलो आ जाओ बच्चों फटाफट। अरे दर्शन कर लो सेक्शन नंबर 10 के। क्या सेक्शन नंबर 10 के दर्शन करेंगे आज के लिए? फटाफट प्रणाम कर लो राजा बेटा,
सभी लोग प्रणाम करेंगे, सभी लोग प्रणाम करेंगे सेक्शन नंबर 10 को। आज सेक्शन नंबर 10 को आखिरी बार देख रहे हैं अपन यहां पर यूनिट नंबर 3 के अंदर। चलो चलो चलो, आखिरी पोर्शन रह गया है। सर कल भी आपने यही बोला था। अरे ये भी कंप्लीट हो चुका है, हमें बस मात्र सेक्शन नंबर 30 देखना है राजा, सिर्फ सेक्शन नंबर 30 देखना है। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ बच्चों। चलो आ जाओ। हाँ भैया, कल हमने देखा था ऐसे अग्रीमेंट्स जो एक्सप्रेसली जिनको वॉइड डिक्लेयर किया गया है, उसके अंदर जो ये वाला पोर्शन था ये हम ऑलरेडी सब जगह कवर करके आ चुके हैं। क्या मेरे साथ में तुम लोग बोलोगे बेटा? जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। सर लास्ट में वीडियो कॉल कर लेना, आज वीडियो कॉल कर लूंगा। चल ठीक है, आज कर लूंगा, क्योंकि आज मेरे ख्याल से टॉपिक भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा अपना, है ना। टॉपिक जल्दी कंप्लीट हो जाएगा तो थोड़ा तुम लोगों से आज चर्चा कर लेंगे, बातचीत कर लेंगे आज। देखो यार, फिर मैं बोलता हूं, तुम लोग बोलते हो सर हमेशा प्रॉमिस करते हो जल्दी क्लास तो छोड़ते नहीं हो। क्या करूं यार बेटा, मैं क्या करूं बेटा, मुझे बोलना यार। हाँ चल आजा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर तुम लोगों से पूछ लिया जाए कि एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड की जरा एक लिस्ट दे दो हम लोगों को, तो तुम घबराओगे क्या? हाँ बिल्कुल घबराना मत बेटा, बिल्कुल घबराना मत। तुमको ना एकदम एकदम जबान पे रहना चाहिए बेटा, एकदम जबान पे रहना चाहिए। सेक्शन नंबर 11 बोला हमने कि एमएसडी वाले अगर इनकॉम्पिटेंट पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो भैया क्या वॉइड होगा? क्या होगा? अच्छा, अगर आप बाइलेटरल मिस्टेक के अंदर जाओगे तो क्या वॉइड होगा? क्या होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, 20 के अंदर भी होगा। अच्छा 23 और 24 को साथ में बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अनलॉफुल। जब आपका ऑब्जेक्ट अनलॉफुल होता है कंसिडरेशन, जब फुल्ली होता है तो 23, जब पार्शियली होता है तो 24। बराबर है ना? बराबर है। सर इसके बाद भी मन नहीं भरा तो ले लो 25 ले लो। विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन जब होता है तो भी वॉइड होता है। एक्सप्रेसली टू बी वॉइड है, एक्सप्रेसली। इनमें कोई प्रश्न पूछने की जरूरत ही नहीं है, आपको कोई प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं। अनुष्का बेटा शाबाश बेटा, सारे सेक्शन लिखे उस लड़की ने, है ना। यहां पर आके 26, 27 और 28, मुझे एक बात बताओ, क्या तीनों सेक्शन रेस्ट्रेंट से रिलेटेड है? रेस्ट्रेंट, जल्दी बोलो, क्या ये रेस्ट्रेंट से रिलेटेड है? हाँ, ये मैरिज की बात कर रहे थे। यस, ये ट्रेड की बात कर रहे थे। यस, ये लीगल प्रोसीडिंग की बात कर रहे थे। एमटीएल की बात कर रहे थे। बराबर है, ये तीनों चीजें मैंने कल आपको बताई। अच्छा 29 तो इतना चिंदी है कि ये एक ओवरऑल बात कर रहा है कि अगर आपका मीनिंग ही अनसर्टेन है, अगर आपका मीनिंग ही अनसर्टेन है बाबू, तो हम कुछ नहीं कर सकते। और 30 अपन आज देखेंगे, वेजरिंग अग्रीमेंट वाला। चलो ठीक है जी। अच्छा तो सर एक बात बताओ, ये तीनों फटाफट एक बार बताओगे क्या? बता देता हूं, फटाफट एक बार बता देता हूं। मुझे एक बात बताओ, क्या आपको ट्रेड, बिजनेस, प्रोफेशन किसी का रोक सकते हो? जनरल रूल है, नहीं रोक सकते हैं। बदतमीजी करना मत, बदतमीजी करना मत। क्या आप ऐसा कोई अग्रीमेंट कर सकते हो जिससे किसी का रेस्ट्रेंट हो रहा हो? ट्रेड, बिजनेस या प्रोफेशन नहीं कर सकते हैं। टीबीपी आप नहीं कर सकते, ऐसा अग्रीमेंट वॉइड होगा। मतलब यार वो बंदा, कोई दूसरा इंसान एक लॉफुल बिजनेस करना चाहता है, एक लॉफुल तरीके से ट्रेड करना चाहता है, और आप उसको रोक रहे हो। सर जनरली तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत गलत बात है, ऐसा अग्रीमेंट वॉइड होता है। पर इसके कुछ एक्सेप्शन है, इसके कुछ एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन था राजा बेटा गुडविल, पहला एक्सेप्शन था गुडविल। दूसरा एक्सेप्शन था इंडियन पार्टनरशिप में आउटगोइंग पार्टनर। और तीसरा एक्सेप्शन था इसके अंदर, क्या था बेटा? तीसरा एक्सेप्शन था इसके अंदर, फटाफट बोलो, सर्विस अग्रीमेंट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर आपने गुडविल सेल करी है तो क्या आप बेवकूफ हो? आपने गुडविल का एक्स्ट्रा पैसा भी दिया है, गलत बात है क्या? अगर वो अग्रीमेंट में रीजनेबल टर्म्स एंड कंडीशन डाल रहा है तो, रीजनेबल टर्म्स एंड कंडीशन डाल रहा है तो कोई गलत बात नहीं है। वो बोल रहा है रीजनेबल तरीके से कि आप लोकल लिमिट के अंदर रीजनेबल पीरियड के साथ में 1 साल, 2 साल, 3 साल सिमिलर बिजनेस
आप मत करना जब तक मैं ये बिजनेस कर रहा हूं, मैं या मेरा बच्चा या मेरे बच्चे का बच्चा, यानी कि मैं या मेरा सक्सेसर अगर वो बिजनेस चला रहा है तो आप सिमिलर बिजनेस इतने सालों के लिए आप मत करना लोकल लिमिट के अंदर। अगर मैं ऐसी रीजनेबल टर्म्स एंड कंडीशन लगाता हूं तो क्या सेल ऑफ गुडविल पे लगाई जा सकती है, रेस्ट्रेंट किया जा सकता है? द आंसर इज यस। सर पार्टनरशिप के अंदर दो केसेस आपने हमको बताए थे, पार्टनरशिप के अंदर दो केसेस आपने हमको बताए थे। देखो भैया, पहला केस आपने बताया था, क्या बताया था आपने कि अभी पार्टनरशिप एक्टिव है, अभी पार्टनरशिप एक्टिव है, सब लोग बिजनेस कर रहे हैं। एग्जिस्टिंग पार्टनर्स बिजनेस करते करते एक दूसरे के ऊपर क्या आरओटी लगा सकते हैं? लगा सकते हैं कि देख भाई तू हमारा पार्टनर है, तू अगर ये सिमिलर बिजनेस बाहर जाके करेगा, देख भाई हम भी कारपेट बनाते हैं और तू बाहर जाके अकेला कारपेट बनाएगा तो तू हमारा ही कॉम्पिटिटर हो गया ना नालायक। देख बेटा, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स एक दूसरे के ऊपर जब पार्टनरशिप एक्टिव है वो आरओटी लगा सकते हैं। और सर अगर आउटगोइंग पार्टनर के साथ में लगाए तो वो भी वैलिड है, जो छोड़कर जा रहा है उसको हम बोल रहे हैं देख भैयू तू छोड़कर जा रहा है, तेरा शरीर जा रहा है, तेरी आत्मा हमारे साथ में रहनी चाहिए बेटा, है ना, तू रीजनेबल टर्म्स एंड कंडीशन। पर सुनो, पार्टनरशिप में हमेशा सब्जेक्ट टू द अग्रीमेंट होता है ना राजा। सेक्शन नंबर 11 ने बोला है ना आप ऐसा कर सकते हो, कॉम्पिटिंग बिजनेस करने से किसी को रोक सकते हो। अगर वो सिग्नेचर कर रहा है, कंसेंट कर रहा है तो तेरे बाप का क्या जा रहा है? हाँ, चुपचाप पार्टनर्स जब कर रहे हैं तो तू क्यों बीच में बोल रहा है? सब्जेक्ट टू द अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, बराबर है। और तीसरा है सर्विस अग्रीमेंट में सेम चीज, ऊपर जो पार्टनरशिप में हो रही थी वो नीचे इंप्लॉयर और एम्प्लॉई के साथ में हो रही है। चल क्लियर हो गया राजा? जल्दी बोलो। हाँ चलो आ जाओ। लीगल प्रोसीडिंग्स, भैया क्या किसी का लीगल राइट आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो? भैया जनरल रूल तो यह है कि आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। जनरल रूल तो यह है कि अगर ऐसा अग्रीमेंट करोगे जिसके वजह से किसी का लीगल राइट वो इन्फोर्स नहीं कर सकता है तो ऐसा अग्रीमेंट, ऐसा रेस्ट्रिक्शन गलत होगा। पर इसमें एक सबसे खूबसूरत सा शब्द हमने पकड़ा था, कंप्लीटली और एब्सोल्यूटली। मैंने आपको इसमें डिफरेंस समझाया था कि फॉरबियरेंस में और एब्सोल्यूट और कंप्लीटली में क्या फर्क होता है। याद आ रहा है तुम लोगों को? याद आ रहा है ना तुम लोगों को? जल्दी बोलो। देखो मैंने बोला कि तुम जीवन भर मेरे ऊपर केस नहीं कर सकते। ए भैया सब कुछ छीन लिया रे तुमने। मतलब ये वो वाली बात हो गई कि तुम खुशी खुशी हमसे हमारा, हाँ तुम खुशी खुशी हमसे हमारी जान मांगते, हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर तुमने तो हमारा गुरूर ही छीन लिया। प्रियंका चोपड़ा, क्या डायलॉग था बाजीराव मस्तानी में। ओहो ओहो, खुशी खुशी नहीं, अगर तुम, चलो एनीवे अभी आगे बढ़ो फटाफट। एब्सोल्युटली और कंप्लीटली 100% अगर रेस्ट्रिक्ट करते हो तो आपका अग्रीमेंट वॉइड होगा। फॉरबियरेंस मतलब कि पेशेंस रखकर थोड़ा सा उस पीरियड को यूज करना कि 3 महीने तक मत कर, 2 महीने तक मत कर, ऐसा मत कर, वैसा मत कर। बराबर है? बराबर है हर्ष बेटा, वेरी गुड। ऋषिका तूने गलती से उल्टा लिख दिया बेटा, है ना, रीजनेबल होना चाहिए, जाहिर सी बात है, करेक्ट है। आर्बिट्रेशन अलाउड है क्या? अलाउड है सर। आर्बिट्रेशन को गलत काम होता है क्या? नहीं, आर्बिट्रेशन को गलत काम नहीं होता है। आर्बिट्रेशन भी लीगल तरीका है, आर्बिट्रेशन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। मुझे एक बात बताओ, अगर एक अग्रीमेंट के अंदर आपको ऐसा लाइन लिखा हुआ दे रहा है, हाँ अगर ऐसी लाइन लिखी हुई दिख रही है आपको एक अग्रीमेंट के अंदर, आपको ऐसा एक क्लॉज लिखा हुआ दिख रहा है, हाँ कि उसमें लिखा हुआ है कि फ्यूचर में अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो हम आर्बिट्रेशन को प्रिफर करेंगे। क्या लिखा हुआ उस अग्रीमेंट के अंदर? कि फ्यूचर में अगर कोई डिस्प्यूट हुआ तो हम आर्बिट्रेशन को प्रिफर करेंगे। एक बात बताओ,
क्या इस क्लॉज की वजह से अग्रीमेंट वॉइड होगा क्या? नहीं होगा, ये अलाउड रहेगा, ये अलाउड रहेगा। चल, क्लियर है बच्चा लोग? अच्छा, मुझे एक एग्जांपल देने की इच्छा हो रही। मुझे एक बात बताओ, सीजे ने डीजे को बोला कि देख भाई, दिल्ली के अंदर क्या हो गया? हाँ, सुनना मेरी बात। 2 मिनट, हाँ बेटा, कुछ टीम का कुछ मैसेज है, जस्ट अ सेकेंड। बेटा यार, थोड़ा सा ना चेंज आ गया है, चेंज ही आ गया है आपका। मेरे पास अभी जस्ट टीम का फोन था मेरे पास में। हाँ, आपकी क्लास ना मुझे 1:45 को एंड करनी पड़ेगी। मुझे 1:45 को आपकी क्लास एंड करनी पड़ेगी। हाँ, क्योंकि आपकी जो लव सर की क्लास है, लव सर की जो आपकी क्लास है वो आज 2 PM पर है। 2 बजे लव सर की क्लास है, उनका कुछ अर्जेंट काम है बेटा, तो अर्जेंट काम की वजह से उनकी क्लास पहले करी गई है ना? और क्लास पहले करी गई है तो मुझे क्लास जल्दी खत्म करनी पड़ेगी, ताकि आपको 15 मिनट का गैप मिल जाए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अभी क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। चलो कोई बात नहीं। अरे मेरा बच्चा लोग, क्या हो गया भाई? चलो, 2 बजे आपकी लव सर की क्लास। हाँ, मैं 1:45 पे छोड़ दूंगा आपको। हाँ, अरे मेरा बच्चा लोग, आइए आइए, अरे अरे अरे, चल आज भूखा रहना पड़ेगा। नहीं नहीं बेटा, खाना खा लेना, है ना? मैं थोड़ा पढ़ा दूं क्या? आज अपना टॉपिक जल्दी खत्म करना है तो अपन को कट टू कट रहना पड़ेगा। आज कट टू कट रहना पड़ेगा अपन को, करेंगे क्या? हाँ, कि नहीं कर पाएंगे? ठीक है, ओके। अभी मेरी बात सुनना, देखो एक अच्छा सा एग्जाम्पल देने की इच्छा है मेरी। तुम लोग ये पढ़ रहे हो ना, रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड, रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड पढ़ रहे हो ना तुम लोग, तो मैं उसका एक एग्जाम्पल देता हूं तुम लोगों को, क्योंकि ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो अभी ध्यान पूरा यहां पर रखना बेटा, इधर उधर की बातें सब छोड़ देना, एकदम से फोकस यहां पर रखना। मैं बैठा हूं मुंबई के अंदर, बराबर है? मैं बैठा हूं मुंबई के अंदर, और दिल्ली के अंदर ये डीजे बाबू बैठे हुए हैं। मैंने इनको बोला, डीजे बाबू को, कि सुनो डीजे बाबू, आप दिल्ली में जब सामान बेचोगे कस्टमर्स को, है ना, आप जब कस्टमर्स को सामान बेचोगे, लेट से मेरा बिजनेस है बैग्स का, ठीक है, तो मेरा एक बैग 500 रुपए के नीचे नहीं बिकना चाहिए। मतलब मैंने उनको बोला है मिनिमम प्राइस, क्या बोला है मैंने? मिनिमम प्राइस, मिनिमम प्राइस 500 होता है। मिनिमम प्राइस 500 है। आप 500 के नीचे, आप 500 के नीचे मेरा बैग सेल नहीं कर सकते। सुनो, अगर कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन के ऊपर ऐसा रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है, क्या रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है? कि आप 500 से नीचे प्राइस मत करना, वरना मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब हो जाएगी, वरना मेरी प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब हो जाएगी, मार्केट में उसका नाम खराब हो जाएगा। आप क्या इसको आरओटी बोलोगे क्या? अरे एक पर्सन दूसरे पर्सन को
एक फिक्स्ड प्राइस मेंटेन करने के लिए बोल रहा है, फिक्स्ड प्राइस मेंटेन करने के लिए बोल रहा है, तो आप इसको आरओटी बोलोगे क्या? नहीं बेटा, ये आरओटी नहीं है, ये आरओटी नहीं है, ये वैलिड है, ये वैलिड है बेटा, ये वैलिड है। हां, बिल्कुल घबराना मत, बिल्कुल घबराना मत। क्लियर है? क्लियर है? ये एग्जांपल है आपके मॉड्यूल का। देखो मैं आपको बोलता हूं ना कि मैं एक एक चीज कवर करवाता हूं, तुमको भरोसा आता है कि नहीं आता है? हां, अभी तो तुम पूरा सिलेबस पढ़ के आ गए हो मेरे साथ में, मुझे एक बात, तुमको भरोसा आता है कि नहीं आता है? क्या एक भी एग्जाम्पल छोड़ा है अपन ने? एक भी क्वेश्चन छोड़ा है अपन ने? नहीं छोड़ा है। ये छोटा सा पॉइंट था, पर मुझे लगता है इस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो तुमको क्या लगेगा कि यार ये क्वेश्चन कहां से आ गया? कोई बात नहीं बेटा, ये तो अपना दिमाग लगाओगे तो अच्छी बात है, दिमाग नहीं भी लगाओगे तो भी मैंने तुमको बता दिया यहां पर। ठीक है, तो क्लास 1:45 पे एंड हो जाएगी, इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूं मैं, क्योंकि लव सर की क्लास 2 बजे, तो याद रखना तुम लोग। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन करो मेरे साथ में। क्वेश्चन देखना, मुकेश नाम का एक बंदा है, ग्रोसरी स्टोर चलाता है दिल्ली के अंदर। उसने अपना ग्रोसरी बिजनेस गुडविल के साथ में सेल कर दिया है रोहित को। जरा लिख ले क्या अपन, मुकेश ने अपना बिजनेस सेल कर दिया है रोहित को। कितने में सेल करा है भैया? उसने 5 लाख रुपए में सेल करा है। और गुडविल कितनी है बेटा? 1 लाख रुपए की गुडविल है, 1 लाख रुपए की गुडविल है। ठीक है, अभी सुनना मेरी बात। आफ्टर द सेल ऑफ गुडविल, रोहित ने एक अग्रीमेंट बनाया मुकेश के साथ में। रोहित ने बोला, मुकेश बाबू मैंने आपको 1 लाख रुपए गुडविल के ज्यादा दिए हैं। सुनो, इसके हिसाब से मुकेश आप ना दूसरा ग्रोसरी स्टोर, मतलब सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस, देखो भैया ग्रोसरी स्टोर का बिजनेस था, तो यहां पर रोहित ने मुकेश को बोला कि आप सिमिलर बिजनेस नहीं कर सकते हो। पर सुनो, इस नालायक ने क्या बोला? आप सिमिलर बिजनेस नहीं कर सकते हो इन द होल ऑफ इंडिया, आप पूरे देश भर में नहीं कर सकते आने वाले 10 साल तक। आप 10 साल तक सिमिलर बिजनेस पूरे इंडिया में नहीं कर सकते। मेरा क्वेश्चन आपसे है, क्या ये रीजनेबल है? क्या ये टर्म्स एंड कंडीशन रीजनेबल लग रही है आपको? क्योंकि मुकेश का दिमाग खराब हो गया। मुकेश ने दूसरा स्टोर सेम सिटी के अंदर खोल दिया 2 महीने के बाद में। 2 महीने के बाद में मुकेश का दिमाग खराब हो गया। मुकेश बोला, मैं सेम सिटी में 2 महीने के अंदर उसने एक ग्रोसरी स्टोर खोल दिया। बताओ, अभी देखो एकदम लाइन से चलना मेरे साथ में, लाइन से चलना। पहले हम क्या लिखेंगे? जनरल रूल। क्या लिखेंगे बेटा हम लोग? जनरल रूल। क्या? कि रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड वॉइड होता है ना? बट उसके बाद में हम लोग क्या लिखेंगे? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन के अंदर टोटल कितने एक्सेप्शन है? 3 एक्सेप्शन है। उसमें पहला एक्सेप्शन है सेल ऑफ गुडविल। क्या सेल ऑफ गुडविल पे आरओटी लगाया जा सकता है? यस, लेकिन उसके बाद में भी एक बट आएगा, उसके बाद में भी एक बट आएगा। वो बट क्या है? वो ये बोल रहा है कि रीजनेबल टर्म्स एंड कंडीशन होनी चाहिए। रीजनेबल टर्म्स एंड कंडीशन होनी चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, जल्दी बोलो, मुझे एक बात बताओ। अरे हाँ यार, वो तो आ जाएगा, जनरल रूल के बाद में लिख देना। अरे कहां लिखूं मैं? जनरल रूल के बाद में लिख देना। एक्सेप्शन में क्या लिखोगे? ट्रेड, बिजनेस और प्रोफेशन को रोकना गलत है। ट्रेड, बिजनेस और प्रोफेशन को रोकना गलत है, बट आप रोक सकते हो सेल ऑफ गुडविल के केस में, बट उसमें भी कंडीशन रीजनेबल होनी चाहिए, है ना? आरटीपी, एमटीपी क्या सब जगह का क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, सब जगह में। अच्छा, सेक्शन नंबर लिख के आओगे क्या? शुरुआत कहां से करोगे राजा? शुरुआत कहां से करोगे? सेक्शन 27 से शुरुआत करना। किससे करोगे? सेक्शन क्या? हाँ, सेक्शन 27 से शुरुआत करना। 27 का जनरल रूल लिखना, है ना? टीबीपी, ट्रेड, बिजनेस, प्रोफेशन का, रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड का अग्रीमेंट वॉइड होता है, ऐसा लिखना। बराबर है? उसके बाद में एक्सेप्शन लिखना। एक्सेप्शन में लिखना गुडविल का, बट उसकी फिर कंडीशन लिखना। क्या कंडीशन लिखोगे उसकी? कि रीजनेबल टर्म्स एंड कंडीशन होनी चाहिए। कैसे भैया? सिमिलर बिजनेस के लिए रोको तो हम बात मानेंगे,
लोकल लिमिट्स में रोको तो हम बात मानेंगे, बराबर है। हां, सिमिलर बिजनेस के लिए रोको हम बात मानेंगे, लोकल लिमिट्स में रोको हम बात मानेंगे, बराबर है। आप रीजनेबल टर्म्स एंड कंडीशन लगाओ हम बात मानेंगे। हम जब बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं तब तक की हम बात कर रहे हैं, हम बात मानेंगे, ठीक है। फिर आप लिखोगे इन द गिवन केस या इन द इंस्टेंट केस। क्या हो रहा है भैया इंस्टेंट केस के अंदर? इंस्टेंट केस के अंदर उसने इंडिया में बिजनेस करने के लिए मना कर दिया 10 सालों के लिए। भैया ये तो क्लियर कट अनरीजनेबल है। क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? ये तो क्लियर कट अनरीजनेबल है भैया, ये बात नहीं मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी। ये जो रेस्ट्रिक्शन है ये अनरीजनेबल है, अनरीजनेबल है, बराबर है। तो इसकी वजह से मुझे एक बात बताओ, क्या सेक्शन नंबर 27 के हिसाब से यह रेस्ट्रिक्शन अनरीजनेबल है? तो अग्रीमेंट वॉइड, अग्रीमेंट वॉइड। अगर वॉइड अग्रीमेंट है, उसको सेम सिटी में खोलना है, जा खोलना है, खोलेगा वो। उसने सेम सिटी में 2 महीने के अंदर भी अगर खोल दिया ना, खोलेगा, खोलेगा। क्लियर है? फैक्ट ऑफ द केस बेटा, अगर 7 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, मैं आपको बता देता हूं। फैक्ट ऑफ द केस ना बेटा, अगर 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, कोई बड़ा क्वेश्चन है, तो फैक्ट ऑफ द केस लिखना बेटा। 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन में फैक्ट ऑफ द केस लिखने की जरूरत नहीं है, और बड़े मार्क्स के क्वेश्चन में भी फैक्ट ऑफ द केस लिखने में ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना। फैक्ट ऑफ द केस के कोई बहुत ज्यादा तगड़े नंबर मिलते हैं ऐसा नहीं है, सिर्फ 2 लाइन के अंदर खत्म कर देना, 2 लाइन के अंदर समरी लिख देना। जैसे इस वाले क्वेश्चन में अपन क्या लिखेंगे? यही लिखेंगे कि मुकेश ने राहुल पे रेस्ट्रिक्शन लगाया है, पूरे इंडिया में 10 साल तक बिजनेस नहीं कर सकते। बस आपको इतना ही लिखना है, आपको 1 लाइन के अंदर इतना ही लिखना है आपको। चलो, क्लियर है? ओके। अरे कल बोला था मैंने क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। हाँ चलो, लिख लोगे बेटा आंसर? दे दूं होमवर्क में? होमवर्क में दे दूं? फटाफट बोलो। सेक्शन नंबर 27 होमवर्क में दिया है मैंने, होमवर्क में दिया है मैंने, ठीक है। चलो ओके, अभी मेरी बात सुनना। ये यार ये भी अच्छा पॉइंट था एक्चुअली। इस पे भी एक क्वेश्चन करवाऊं क्या? हाँ चलो, इस पे देखो, लीगल प्रोसीडिंग्स बताओ भैया, रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स के ऊपर क्वेश्चन है ये, है ना। चलो देखो, क्वेश्चन पढ़ना मेरे साथ में, क्वेश्चन पढ़ना मेरे साथ में। देखो बेटा, 1-1 2-2 क्वेश्चन है ना, लिख लिया करो ना, लेक्चर के बाद में लिख लिया करो, हो जाएगा काम। मैं सही बता रहा हूं। जिस आदमी ने शिद्दत से क्लासेस करी है, रोज 1-1 2-2 क्वेश्चन लिखे हैं और एक तमीज वाला रिवीजन किया है, मैंने स्ट्रेटेजी वीडियो में सब बोला है बेटा। देखा आप लोगों ने स्ट्रेटेजी वीडियो? देखा कि नहीं देखा आपने स्ट्रेटेजी वीडियो बेटा? हाँ, फॉलो कर लो। अप्रैल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने मैक्सिमम टाइमलाइन बताई है आपको कि एक चैप्टर को कितना टाइम देना है। आप कम टाइम भी कर सकते हो, आपके हिसाब से मैं मना नहीं कर रहा हूं, आपको सिर्फ एक आइडिया दिया गया है बेटा, आइडिया। वो आइडिया को अपने स्टाइल से बेटा थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई पत्थर की लकीर नहीं है ना। पर उसको मैं तुमको आइडिया देता हूं, हम लोग गाइडेंस दे सकते हैं बेटा। आप आपकी जर्नी को अपने हिसाब से शेप करो, आपको जैसा शेप करना है। प्लीज सीरियस हो जाओ, अभी भी सीरियस नहीं हो, सीरियस हो जाओ। मुझे टेंशन होती है, फिर रात को नींद नहीं आती है। चलो सुनना मेरी बात। क्वेश्चन देखो भैया, मिस्टर सेठ इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो एक बहुत लंबा केस लड़ रहे हैं बेटा, बहुत लंबा लिटिगेशन चल रहा है। किसके साथ में? मिस्टर रमन के साथ में। वो दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट है ना। इस चीज को सपोर्ट करने के लिए मिस्टर सेठ एनलिस्ट द सर्विसेज ऑफ मिस्टर एक्स अ लीगल एक्सपर्ट। मैं लिख दूं क्या यहां पर? एक ये सेठ नाम का बंदा है, सेठ जी नंबर 1, और ये रमन नाम का बंदा है। इन लोगों के बीच में लिटिगेशन चल रहा है, लिटिगेशन मतलब कि केस चल रहा है। सेठ जी नंबर 1 ने किसको हायर किया है? इन्होंने एक एक्सपर्ट को हायर किया है। कौन है भैया एक्सपर्ट? अपना नाम का गया, हाँ भैया मिस्टर एक्स, है ना। क्या स्टेट कर रहा है? दैट एन अमाउंट ऑफ 5 lakhs would be paid if Mr. X does not take up the case of Mr. रमन। हाँ भैया,
ये बहुत फेमस लॉयर है, बहुत फेमस लॉयर है। मिस्टर सेठ ने इसको बोला कि मैं तुझको 5 लाख रुपए दूंगा अगर तू मिस्टर रमन का केस नहीं लेगा तो, मतलब तू उसका लॉयर मत बन, इस चीज के तुझको 5 लाख रुपए मिलेंगे। बट एट द एंड ऑफ द लिटिगेशन मिस्टर सेठ ने पैसे नहीं दिए। उन्होंने 5 लाख रुपए का वादा तो किया था पर 5 लाख रुपए दिए नहीं। हमसे पूछा जा रहा है क्या ये जो एक्सपर्ट आदमी है, क्या ये जो लॉयर है, क्या ये 5 लाख रुपए रिकवर कर सकता है जो मिस्टर सेठ ने प्रॉमिस किया था, जो मिस्टर सेठ ने प्रॉमिस किया था? बोलो। एक बात बताओ, तुम लोग सेक्शन 28 क्यों लगा रहे हो? तुम लोग 28 क्यों लगा रहे हो? लीगल प्रोसीडिंग्स कहां से लगा रहे हो? 2 मिनट, एक कनपट्टी पे टिकाऊंगा मैं, कनपट्टी पे। कनपट्टी समझते हो? कोई कानपुरिया है क्या मेरे यहां पर? है कानपुरिया है क्या कोई? कनपट्टी पे टिकेगा खींच के। जस्ट बिकॉज मैंने बोल दिया सेक्शन 28 का क्वेश्चन है तो आप उस पर चिपक गए। मुझे एक बात बताओ, क्या सेठ ने रमन के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है? क्या सेठ ने रमन को बोला है कि तू केस मत कर? क्या रमन की पावर को रोका गया है? क्या रमन के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है कि वो उसके लीगल राइट को यूज नहीं कर सकता है? अगर ऐसा होता तो 28 लगाते भैया, यहां पर 27 ही लगेगा। आपको पता है क्यों? लॉयर का बिजनेस है, लॉयर का बिजनेस है केसेस लेना। मैं लॉयर को उसका बिजनेस करने से रोक रहा हूं। यह आरओटी है, यह आरओटी है। क्या यार, अरे रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड है। हां, रेस्टोरेंट ऑफ प्रोफेशन है। बिल्कुल मयंक कुमार, शाबाश बेटा। अरे लॉयर को उसका प्रोफेशन करने से रोक रहे हो आप कि तू दूसरे के केसेस मत ले। वॉइड है, वॉइड सेक्शन 27 के हिसाब से। अच्छा क्वेश्चन है, देख लेना, होमवर्क दे रहा हूं, होमवर्क दे रहा हूं, आंसर पढ़ लेना और लिख लेना बेटा। हाँ प्रोफेशन यार, प्रोफेशन लिख लेना, प्रोफेशन। नालायक बच्चे हैं। चलो आओ, एक और क्वेश्चन करवाता हूं। अरे मैं तुम लोग को क्लास के बीच में क्वेश्चन करवाता हूं, तुमको कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं आता है? सारी पढ़ाई यहां पर हो जाती है एक बार में। कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं आता है तुम लोगों को, नालायकों? चलो देखो, 3 केसेस है, 3 केसेस। सबसे पहला, 2 कोर्ट है भैया, 2 कोर्ट जहां पर ज्यूरिसडिक्शन लगता है, जहां पर आप केस फाइल कर सकते हो। एक अग्रीमेंट करा है दोनों पार्टीज ने दैट द सूट शुड बी फाइल्ड इन वन ऑफ द कोर्ट अलोन एंड नॉट इन दी अदर। सर समझ में नहीं आया, बताता हूं। सीजे और डीजे, इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। सीजे ने बोला देख भैया, अपन दोनों 2 कोर्ट्स में केस फाइल कर सकते हैं। एक मुंबई में भी कर सकते हैं और नवी मुंबई में भी कर सकते हैं। मुंबई में भी कर सकते हैं और नवी मुंबई के अंदर भी कर सकते हैं। हमारा जो केस है, दोनों जगह केस हम फाइल कर सकते हैं। सीजे ने बोला डीजे को, देख बेटा लड़ाई तो करनी है, अपन दोनों को लड़ाई तो करनी है, आना जाना सिंपल रहना चाहिए। नवी मुंबई थोड़ा सा दूर पड़ता है, तो नवी मुंबई के कोर्ट में तू केस फाइल मत करना,
तू मुंबई के कोर्ट में केस फाइल कर देना। आपको क्या लग रहा है, यहां पर लीगल प्रोसीडिंग्स हो रही है क्या? मतलब लीगल प्रोसीडिंग्स को रोका जा रहा है क्या? अगर आपको याद आ रहा हो, लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए सेक्शन 28 के लिए एक शब्द था कंप्लीटली, एक शब्द था एब्सोल्यूटली। क्या डीजे को कंप्लीटली रोका गया है? नहीं। दो में से तू एक जगह तो कर सकता है ना, तो तू करना, तुझे किसने मना किया? अगर ऐसा अग्रीमेंट होता जिसमें सीजे डीजे को यह बोल रहा है कि तू दोनों कोर्ट में नहीं कर सकता, तो फिर कंप्लीट होता, तो फिर कंप्लीट होता और सेक्शन 28 के हिसाब से वॉइड होता, वॉइड होता। हमने बोला है कि तू यार दो में से किसी एक कोर्ट में कर सकता है, एक में नहीं कर सकता, तो चलेगा ना? चलेगा। क्या बोलूं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को? क्या एक पार्टी एब्सोल्युटली रेस्ट्रिक्टेड है क्या? क्या एक पार्टी एब्सोल्युटली रेस्ट्रिक्टेड है क्या? नहीं, 100% एब्सोल्युटली रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। बराबर है। तो वैसे तो 28 का जनरल रूल लिख के आना, जनरल रूल लिख के आना, फिर लिख के आना कि यहां पर कंप्लीटली रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया है, ठीक है? इसके लिए हम इसको वैलिड कर देंगे। आप इस कोर्ट में आप केस फाइल कर सकते हो, ठीक है? चलो, वैलिड एज नो एब्सोल्यूट रेस्ट्रिक्शन। चलो दूसरा देखो, एक्स ने ऑफर किया अपनी मारुति कार बेचना है वाई को। वाई बिलीव्स दैट एक्स हैज ओनली वैगन आर कार बट अग्रीज टू बाय इट। बताओ क्या हो रहा है यहां पर? बताओ क्या बोलना है तुम लोगों का? अरे भाई, दोनों अलग अलग चीज के बारे में सोच रहे हैं यार। वो कोई दूसरी मारुति कार बेचने का सोच रहा है, ये सोच रहा है कि वो वेगेनार बेच रहा है और उसने हां कर दी। क्या कंसेंसस एड इडिम है क्या? क्या सेम थिंग सेम सेंस है क्या? अनसर्टेन कहां से आ गया? क्या रियल कंसेंट यहां पर है क्या? नहीं है। सर, सर सुनो ना, क्या इसके अंदर हम मिस्टेक ऑफ फैक्ट भी लिख सकते हैं? अरे मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अंदर तुमको याद आ रहा है सब्जेक्ट मैटर में कंफ्यूजन होता है, सब्जेक्ट मैटर के अंदर कंफ्यूजन होता है। जब कंसेंसस ही नहीं है तो अग्रीमेंट वॉइड होगा, ठीक है? चलो, ये आखिरी वाला होमवर्क है, ये आखिरी वाला होमवर्क है। फिजिशियन और सर्जन वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। चलो देख लेना बेटा, आ जाओ। मैं नया सिलसिला चालू कर रहा हूं, मैं नया सिलसिला चालू कर रहा हूं। ये वाला होमवर्क है बेटा, ये वाला, थर्ड वाला, थर्ड वाला। इसको लिख लेना और इसको सॉल्व कर लेना। चलो आओ, आओ भैया, जरा वेजरिंग अग्रीमेंट पे प्रकाश डाले, जरा वेजरिंग अग्रीमेंट पे प्रकाश डाले। बताओ तुम क्या पढ़ रहे हो, पहले मुझे यह बताओ। तुम वॉइड अग्रीमेंट पढ़ रहे हो, उस वॉइड अग्रीमेंट की लिस्ट में एक नाम है सेक्शन नंबर 30 का, वेजरिंग अग्रीमेंट का। बराबर है? बराबर है? हां, मुझे तुम लोगों से एक बात पूछनी है नालायको, सुनो। अरे नालायको सुनो, प्लीज मुझे एक चीज बताओगे? जब जब वॉइड शब्द आता है, आप लोगों को पता है ना कि वॉइड मतलब वो इन्फोर्सिएबल नहीं होता है कभी भी। वॉइड मतलब नॉट इन्फोर्सिएबल। आप लोगों को ये तो पता है ना इन्फोर्सेबिलिटी का मतलब क्या होता है?
इन्फोर्सेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कोर्ट में जाकर लड़ाई नहीं कर पाओगे। आपको ये तो पता है ना, कोर्ट में जाकर जज साहब बोलेंगे कैसा अग्रीमेंट, कौन सा अग्रीमेंट, चलो दोनों पार्टी बाहर निकलो नालायको भगवे। सर अग्रीमेंट किया सर, वॉइड है राजा बेटा, बाहर निकल। दोनों पार्टी के पास में कोई भी लीगल राइट्स नहीं है, कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है, चल 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 बाहर निकल। ये बात तो याद है ना तुमको। अभी क्यों बताया मैंने, तुम लोगों को समझ में आएगा। मैंने क्यों क्यों बोला है तुम लोगों को बाद में समझ में आएगा, ठीक है। वेजरिंग अग्रीमेंट इंडिया के अंदर वॉइड होता है। वेजरिंग अग्रीमेंट इंडिया के अंदर वॉइड होता है। सर वेजरिंग का मतलब क्या होता है? वेजरिंग शब्द आया है बेटा कहां से? वेजरिंग मतलब टू वेजर। वेजरिंग का मतलब है टू वेजर। वेजर मतलब क्या होता है सर? वेजर मतलब होता है सट्टा लगाना, यानी कि बेटिंग। हाँ, वेजरिंग मतलब होता है सट्टा लगाना। अच्छा सर किस चीज पे सट्टा लगा रहे हो, मैं बताता हूं। ये सट्टा लगा रहे हैं एक ऐसे इवेंट के ऊपर जो कि अनसर्टेन इवेंट है। क्या है बेटा? अनसर्टेन इवेंट, जो हो भी सकता है और जो नहीं भी हो सकता है। कैन हैपन एंड कैन नॉट हैपन, उसके चांसेस हैं, उसके चांसेस हैं। मतलब दो पार्टीज बैठे बैठे सट्टा लगा रही है कि यह इवेंट होगा कि यह इवेंट नहीं होगा। इसमें दोनों पार्टीज के पास में जीतने और हारने के चांसेस हैं, विन और लूज। दोनों पार्टी जीत सकती है। कुछ लोग समझते हैं कि जीतने हारने के चांसेस हमेशा इक्वल होना चाहिए। नहीं, जरूरी नहीं है कि इक्वल हो। 50-50% भी हो सकता है, 30-70% भी हो सकता है, 40-60% भी हो सकता है। जो भी है, हम तो बस ये बोलना चाह रहे हैं, हम तो बस ये बोलना चाह रहे हैं कि दोनों पार्टीज के पास में जीतना और हारने का चांसेस होना चाहिए। और ये सट्टा किस चीज पे खेल रहे हैं? एक अनसर्टेन इवेंट पे। अगर इवेंट सर्टेन होगा तो कोई मतलब नहीं है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। मैं और मेरा दोस्त बैठे हुए हैं और हम दोनों फ्रूट्स खा रहे हैं। हम दोनों फ्रूट्स खा रहे हैं। मैंने बोला बेटा एक बात बता, तुझे क्या लगता है शाहरुख खान की दूसरी शादी होगी क्या? यार मुझे नहीं लगता शाहरुख खान की दूसरी शादी होगी। अच्छा अच्छा अच्छा, यार मुझे तो लगता है होगी यार। चल शर्त लगी, अगर शाहरुख की दूसरी शादी हुई आने वाले 5 साल में तो तू मुझे 1 लाख रुपए देगा, और अगर नहीं हुई तो मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगा। ठीक है? डन डन। क्या मामला है ये? क्या मामला है? मुझे एक बात बताओ, क्या दोनों पार्टीज को, क्या दोनों पार्टीज जो यहां पर वेजर कर रहे हैं, क्या उनको इस इवेंट में कोई इंटरेस्ट है? कोई रियल इंटरेस्ट नहीं है। शाहरुख खान मेरा क्या लगता है बैठे बैठे? बता यार, बारिश होगी कि नहीं होगी? बारिश होगी क्या? चलना तो, अगर बारिश हुई मैं तुझे 500 रुपए दूंगा। बारिश हुई तुझे 500 रुपए दूंगा तुझको मैं, पक्की बात। हाँ ठीक है, क्लियर है? अच्छा बोलना, मुझे एक बात बता, मुझे एक बात बताओ। कुछ भी, कितने भी एग्जाम्पल बना सकते हो आप, कितने भी एग्जाम्पल बना सकते हो। बेसिकली हो क्या रहा है? बेसिकली हो क्या रहा है? हो ये रहा है, पहली बात तो उन्होंने बोला कि ऐसा अग्रीमेंट करना इंडिया के अंदर वॉइड है। सर इसका मतलब क्या है? क्या हम इन अग्रीमेंट करने से लोगों को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। हम रोक तो नहीं सकते। दिन रात लोग सट्टा खेलते हैं और सट्टे में हारते हैं
और सट्टा खेल खेल के सुसाइड भी कर लेते हैं। क्या हम उन लोगों को रोक सकते हैं? हम रोक नहीं सकते हैं। तो सर, अगर दो लोगों ने बैटिंग करी है, दो लोगों ने वेजर किया है, और अगर एक पर्सन ने दूसरे पर्सन से सट्टा लगाया था बट उसने अगर पैसे नहीं दिए हैं, और वो पर्सन अगर कोर्ट में जाना चाहता है और इन्फोर्सिएबल करना चाहता है, और वो ये चाहता है कि जज साहब उससे आपको पैसे दिलवाए, तो जज साहब बोलेंगे नालायक, ये वॉइड अग्रीमेंट है, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, आप ये लड़ाई बाहर ही लड़ो, आपको जो करना है करो, आपका कोई केस नहीं बनता है, आपका कोई केस नहीं बनता है। सर, इंपॉर्टेंट बात क्या है मैं आपको बताता हूं। इंपॉर्टेंट बात क्या है वेजरिंग अग्रीमेंट के अंदर? वेजरिंग अग्रीमेंट के अंदर इंपॉर्टेंट यह है, उसके एसेंशियल्स ये है बेटा, उसके एसेंशियल्स ये है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या एसेंशियल्स है बेटा? कि पहली बात, दो पार्टीज में से एक पार्टी पेमेंट करने की बात करेगी, प्रॉमिस करेगा। एक पार्टी दूसरे पार्टी को प्रॉमिस करेगा कि सुन, अगर ऐसा हुआ ना तो मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगा, ठीक है? हाँ, सुन, मेरे पास 1 लाख रुपए तो नहीं है, या तो मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगा या फिर मैं तुझको मेरी डायमंड की सोने की अंगूठी दूंगा, ठीक है? देखो, प्रॉमिस होना चाहिए पेमेंट करने का, वो मनी में भी हो सकता है और समथिंग ऑफ वैल्यू, यानी कि कोई दूसरे सामान का भी हो सकता है, जैसे कि अंगूठी, जैसे कि अंगूठी। दूसरी चीज, कौन से इवेंट पे आप अटके हुए हो? एक कंडीशनल इवेंट पे, मतलब आप एक इवेंट के ऊपर सट्टा लगा रहे हो, वो इवेंट हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, पर एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि वो जो इवेंट है वो अनसर्टेन होना चाहिए, यानी उसका जो आउटकम है वो अनसर्टेन होना चाहिए। देखो देखो, अगर सर्टेन हुआ तो फिर वेजरिंग नहीं हुई, फिर सट्टा क्या हुआ? अगर कोई चीज सर्टेन है तो फिर वेजर तो कुछ होगा ही नहीं। अनसर्टेन होना चाहिए, इवेंट होना चाहिए, प्रॉमिस होना चाहिए, दो पार्टीज होना चाहिए। हाँ सर, दो पार्टीज तो होना चाहिए ना, ऐसा क्यों लिख रहे हो? मैं बताता हूं। अरे बहुत बेवड़े लोग हैं, बेवड़ा बैठा हुआ है, खुद ने खुद से ही शर्त लगा ली, अबे चल बाहर निकल। अरे दो पार्टीज होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, उनका इंटेंशन सिर्फ सट्टा लगाना ही होना चाहिए। ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि दोनों पार्टीज का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। किसके अंदर? उस इवेंट के अंदर। उनका सिर्फ पैसा लगा हुआ है, दैट्स इट। उनका सिर्फ पैसा स्टेक पर है। स्टेक पर है मतलब, स्टेक पर है मतलब बस पैसा लगा रखा है, उनको पैसा जीतना या हारना है, बारिश हो या ना हो, उनके घर का कुछ नहीं जाता। शाहरुख की शादी हो ना हो, तुम्हारे घर का कुछ नहीं जाता है। ऐसा है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। दोनों पार्टीज का इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ मजे मस्ती में सट्टा लगाना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, दोनों पार्टीज के पास में जीतने और हारने की चांसेस दोनों के पास में होना चाहिए। बच्चों, क्या आपको बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो मुझे एक बात बताओ, वेजरिंग अग्रीमेंट, सही से बताना, वेजरिंग अग्रीमेंट वॉइड है कि इलीगल है? चल ये बताओ मुझको, बताओ, वॉइड है कि इलीगल है? चलो जवाब दो फटाफट, फटाफट जवाब दो राजा बेटा, सब लोग जवाब देंगे एक साथ। आप लोग को आंसर पता है अच्छे से, आप लोग को अच्छे से आंसर पता है। हाँ, वॉइड है कि इलीगल है? मैंने आपको क्या बोला था? वॉइड का मतलब यह होता है कि आप सामने वाले को
आप सामने वाले को क्या बोल रहे हो कि देख बेटा हम तुझको रोक तो नहीं सकते, अगर दो लोगों ने सट्टा लगा लिया तो उसको जेल में नहीं डाल सकते हम, बट अगर वो लड़ाई लेके वो कोर्ट के अंदर आ गए, कोर्ट के अंदर आ गए, तो फिर हम बोलेंगे भैया कोर्ट आपका कुछ भी नहीं कर पाएगा, कोर्ट आपका कुछ भी नहीं कर पाएगा। आर वी क्लियर ऑन दिस? जल्दी बोलो, आर वी क्लियर ऑन दिस? हाँ, डन है? चलो आ जाओ। अब मैं बताना चाहता हूं ऐसे ट्रांजैक्शंस जो सिमिलर है टू वेजर। क्या बता रहा हूं मैं आपको? ऐसे ट्रांजैक्शंस जो सिमिलर है टू वेजर, मतलब ये वेजरिंग अग्रीमेंट के अंदर आते हैं, ये वेजरिंग अग्रीमेंट के अंदर आते हैं। देखोगे मेरे साथ में एक एक करके, देखोगे एक एक मेरे 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 साथ में देखोगे एक एक करके। देखो, वेजरिंग अग्रीमेंट के अंदर ऐसे ट्रांजैक्शन जो सिमिलर है टू वेजर, यानी कि गैम्बलिंग। देखो, वेजरिंग मतलब सट्टा करना, मतलब गैम्बलिंग करना। अभी क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है मैं लास्ट में बताऊंगा, अभी सिर्फ सुनो बेटा, अभी सिर्फ कहानी सुनो, अभी बिल्कुल लोड मत लेना, बिल्कुल लोड मत लेना बेटा, है ना। देखो, सबसे पहला है लॉटरी। क्या है? लॉटरी। लॉटरी का ट्रांजैक्शन सबसे पहला है। हा? अरे आपने देखा ना, लक्ष्मी फंड कोने पे चल रहा है, टिकट बट रहे हैं लॉटरी के, टिकट बट रहे हैं लॉटरी के। हाँ, लॉटरी के टिकट बटते हैं। सर क्या होता है, हर एक बंदा अपना अपना टिकट खरीदता है, हर एक बंदा अपना अपना टिकट खरीदता है, बराबर है। फिर लॉटरी निकलती है। हो सकता है लॉटरी में अगर मेरा नंबर आ गया, अगर मेरा नंबर आ गया तो मैं लॉटरी जीत गया, अगर मेरा नंबर नहीं आया तो मैं हार गया। बराबर है, बराबर है, करेक्ट है। सुनो मेरी बात, इसको एक काम करो, इसको एक काम करो, ट्रांजैक्शंस सिमिलर टू वेजर। ठीक है, सबसे पहला इसमें मैं बोलता हूं आपको लॉटरी का। अब मेरी बात सुनना, लॉटरी का ट्रांजैक्शन सुनना, अभी लिखना मत, लास्ट में दिखा दूंगा आपको, लिख लेना। हाँ, लॉटरी का ट्रांजैक्शन वॉइड है कि नहीं है, उन्होंने सबसे पहली बात ये बोली है, सबसे पहली बात उन्होंने बोली है कि यह है एक गेम ऑफ चांस, ये एक मौके मौके की बात है, ये आपके लक की बात है, लक की, जहां पर पार्टिसिपेंट्स गैम्बल करते हैं, वो टिकट खरीदते हैं कि उनका टिकट अगर नंबर आ गया तो उनका जो टिकट अगर जीत गए तो फिर वो लॉटरी जीत जाएंगे। क्या इसको वेजर माना जाता है? द आंसर इज यस, इसको वेजर माना जाता है, इसको वेजर माना जाता है। तो सर एक बात बताओ, एक बात बताओ, फिर रास्ते में इतनी सारी दुकानें क्यों हैं जहां पर लॉटरी की टिकट बिकती है? क्योंकि मैंने आपको बोला है वॉइड अग्रीमेंट है, इलीगल अग्रीमेंट नहीं है। सर ये इलीगल कभी हो सकता है क्या? मैं आपको बताऊं ये कब हो सकता है इलीगल, मैं आपको बताऊं कब हो सकता है। दो तरीके हैं, मैं यहां पर ही लिखता हूं, दो तरीके हैं बेटा लॉटरी के अंदर। हां, लॉटरी के अंदर एक लॉटरी सबसे पहले तो लिख लो तुम लोग, सबसे पहले लिख लो, लॉटरी मतलब वेजर और वेजर मतलब वॉइड, बराबर है, सबसे पहले ये लिख लो। बट उन्होंने क्या बोला, इसके दो तरीके हैं। मेरी बात सुनो, आपके पास में लॉटरी का बिजनेस है और आपके पास में गवर्नमेंट का लाइसेंस है। क्या है आपके पास में? गवर्नमेंट का लाइसेंस है आपके पास में। अगर आपके पास में गवर्नमेंट का लाइसेंस है तो फिर आपका बिजनेस सिर्फ वॉइड होगा, मतलब गवर्नमेंट का लाइसेंस है, वो टिकट बेच रहा है, अगर टिकट जीतने पर आपको पैसे नहीं मिले, आप कोर्ट में जाकर लड़ाई नहीं कर पाओगे, आप कोर्ट में जाकर लड़ाई नहीं कर पाओगे। बट अगर आपके पास में गवर्नमेंट लाइसेंस नहीं है तो सुनो, फिर
वॉइड भी है और इलीगल भी है। कुछ बात समझ में आई आपको? जल्दी बोलो, कुछ दिमाग में गया कि नहीं गया? हाँ, कुछ दिमाग में गया कि नहीं गया? जल्दी बोलो। गया? मतलब बोलना क्या चाह रहे हैं कि लॉटरी का बिजनेस तो हमेशा से वॉइड ही है इंडिया के अंदर, वो वेजरिंग अग्रीमेंट के अंदर ही आता है। बट इलीगल कब होगा? जब आप लॉटरी का बिजनेस कर रहे हो और आपके पास में लाइसेंस नहीं है, तो इलीगल भी हो गया और वॉइड भी हो गया। अगर लाइसेंस है और आप टिकट बेच रहे हो तो आप धंधा करो। अगर आपने धंधा करा, आपने टिकट बेचे और आपने आपको याद हो लक्ष्मी चीट फंड वाला, लक्ष्मी चीट फंड जैसे लोग जो घूमते हैं, हाँ, बिना लाइसेंस के कुछ भी खोल लेते हैं, ये सब इलीगल है, ये सब इलीगल। चलो, क्लियर है बेटा? क्लियर है? ये समझ में आ गया? देखो लिखा हुआ है, अगर गवर्नमेंट ने सैंक्शन कर रखा है तो वॉइड है, मतलब आप उसको कोर्ट में फाइट नहीं कर सकते। पर अगर गवर्नमेंट ने सैंक्शन नहीं करा है तो वॉइड भी है और इलीगल भी है। ये पहला केस यहां पर सॉल्व हुआ। दूसरा केस, ये देखो, ये ग्रीन टिक लगा हुआ है, ग्रीन टिक लगा हुआ है मतलब ये वेजरिंग अग्रीमेंट है, ये वेजरिंग अग्रीमेंट है, लॉटरी ट्रांजैक्शन वेजरिंग अग्रीमेंट है। दूसरा, क्रॉसवर्ड पजल्स और कॉम्पिटिशंस। अरे अरे अरे, सुनो 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 सुनो, क्रॉसवर्ड पजल याद आ रहा है तुम लोगों को? हां, अरे क्रॉसवर्ड पजल, अखबार में क्रॉसवर्ड पजल करते हो कि नहीं करते हो? हां, करते हो कि नहीं करते हो? अच्छा सर, एक बात बताओ सर, क्या क्रॉसवर्ड पजल को भी वेजरिंग अग्रीमेंट, सर गैम्बलिंग में डाला है क्या? सर गैम्बलिंग में डाला है क्या? हां, मैं आपको बताता हूं कब गैम्बल होता है और कब नहीं होता है, कब गैम्बल होता है और कब नहीं होता है, मैं आपको बताता हूं। अपनी शीट पे चलो, यहां पर ही लिखता हूं मैंने ये शीट इसलिए ओपन कर दी कि टाइम वेस्ट नहीं होगा अपना, यहां पर लिखना भी हो जाएगा, सारी पॉसिबिलिटी भी हो जाएगी। क्रॉसवर्ड पजल या फिर कॉम्पिटिशंस, जो ऐसे कॉम्पिटिशंस आते हैं ना, कोई भी दूसरे गेम्स होते हैं, उनकी भी बात चल रही है ना। इसमें भी दो बातें हो सकती है, दो बातें हो सकती है। अगर ये क्रॉसवर्ड पजल्स सिर्फ चांस और लक के ऊपर आधारित है, या फिर ये स्किल और माइंड के ऊपर आधारित है, दो बातें हो सकती है। क्या बोला मैंने? दो बातें हो सकती है। अगर सुनो, आपका दिमाग लग रहा है, दिमाग लग के आपको प्राइज मिल रहा है, तो हम उसको वेजरिंग अग्रीमेंट नहीं बोलेंगे। सर कैसा होता है इस गेम के अंदर, मैं आपको बताता हूं, मेरी बात सुनो। सीजे ने एक पजल सॉल्व करी, मैंने ये पजल सॉल्व करी, बराबर है? सुनो, इसका जो आंसर है, इसका आंसर ऑलरेडी आपने देखा है, ऐसा उल्टे अक्षरों में, उल्टे अक्षरों में उसके आंसर्स लिखे रहते हैं। कभी कभी देखा आपने, पजल्स रहती है, पजल के नीचे उसी के आंसर्स ऐसे उल्टे लिखे हुए रहते हैं, अपसाइड डाउन, अपसाइड डाउन। ये जो आंसर है ये प्री डिटरमाइंड है, प्री डिटरमाइंड आंसर। अब सीजे तो अकेला तो नहीं होगा, सीजे अकेला तो नहीं होगा जिसने ये आंसर किया होगा। ऐसे 15 लाख लोगों ने आंसर सही करें, अवार्ड किसको मिलेगा, प्राइज किसको मिलेगा? लक, चांस, जैसे लॉटरी के अंदर था। यहां पर आपकी स्किल यूज नहीं हुई है। सर कैसी बात कर रहे हो, मैंने दिमाग लगाया, आंसर मैच करा। अरे राजा बेटा, आंसर मैच करने का प्राइज नहीं है, जिसका नाम निकला उसका प्राइज है, उसका नाम निकला उसका प्राइज है। तो सुनो, यहां पर इट इज अ गेम ऑफ लक एंड चांस, इट इज नॉट अ गेम ऑफ स्किल, इट इज नॉट अ गेम ऑफ स्किल, आई एम टेलिंग यू। बात समझ में आई कुछ कि नहीं आई? हां, रैंडमली चूज करते हैं, एग्जैक्टली बेटा, भूमिका। तो सर अगर स्किल होती तो आ जाओ, मैं आपको दिखाता हूं।
ये देखो, गेम्स ऑफ स्किल, ऐसे कॉम्पिटिशंस जहां पर प्राइजेस दिए जाते हैं स्किल के ऊपर, इंटेलिजेंस के ऊपर, एबिलिटी के ऊपर, क्या उनको वेजरिंग अग्रीमेंट माना गया है? नो, नॉट अ वेजरिंग एग्रीमेंट, नॉट अ वेजर, ये वेजर नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर दिमाग लग रहा है। ये चांस की बात नहीं है, ये लक की बात नहीं है, ये वैलिड होगा, पर शर्त क्या है कि आपका जो प्राइज मनी है वो 1,000 से कम होना चाहिए, वो 1,000 से कम होना चाहिए। आ जाओ, चांस एंड लक इक्वल्स टू वेजर इक्वल्स टू वॉइड, बेस्ड ऑन स्किल, इंटेलिजेंस, वैलिड इफ प्राइज इज लेस देन 1,000 रुपीज, 1,000 रुपीज से प्राइस कम होना चाहिए। ठीक है, ओके, चलूं आगे, तीसरा बताऊं, तीसरा बताऊं, आ जाओ, तीसरा क्या है अपने पास में? हां, ये भी अच्छा है, स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन। क्या है बेटा? स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन। स्पेक्युलेटिव, स्पेक्युलेटिव समझते हो? स्पेक्युलेट करना। अरे केबीसी क्या है? कैसा बच्चा है बेटा तहरीम? बेटा केबीसी कोई 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 पजल वजल थोड़ी ना है, वो गेम है जिसमें अकल लग रही है, जिसमें स्किल लग रहा है, और जीतने के बाद में उसी बंदे को पैसे मिलते हैं। जीतने के बाद में और किसी बंदे को पैसे नहीं मिलते जिसका चिट में नाम निकल गया है या फिर किसी को रैंडम मिल गया है। नहीं नहीं, वहां पर स्किल है, वहां पर स्किल है बेटा। आ गई बात समझ में? अरे बेटा वो 1,000 यहां पर अप्लाई नहीं होगा, वो कोई गैम्बलिंग नेचर का नहीं है, वो कोई वेजरिंग में नहीं आता है। 1,000 का रूल वहां पर अप्लाई नहीं होगा, कोई गैम्बलिंग नेचर का नहीं है वो, उसका नेचर ही गैम्बलिंग नहीं है। अरे यार ऐसे कंफ्यूज मत हो तुम लोग यार, ये दोनों चीजों में, दोनों चीजों में, इन दोनों में जो नेचर है वो गैम्बलिंग का नेचर है, गैम्बलिंग का नेचर है इन दोनों के अंदर। ये दूर से आपको दिखेगा कि ये गैम्बल जैसा है, आपको दूर से दिखेगा कि ये वेजरिंग अग्रीमेंट है, पर उसमें स्किल और इंटेलिजेंस यूज हो रहा है, इसकी वजह से वो नहीं होगा अगर उसका प्राइस 1,000 से नीचे है तो। केबीसी कोई गैम्बलिंग नहीं है। आ गई बात समझ में? कोई बात नहीं, क्वेश्चन पूछा करो। चलो अगला सुनो, अगला सुनो, स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन। स्पेक्युलेटिव, अब देखो स्पेक्युलेटिव मतलब, स्पेक्युलेटिव मतलब इसमें भी दो बातें होगी, सुनना मेरी बात। स्पेक्युलेटिव मतलब होता है गैस करना, गैस करना। हाँ गैस करना, क्या होगा बताओ यार, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। इसमें ना दो चीजें होती है। एक है बेटा इसमें स्टॉक मार्केट। आप बोलोगे सर स्टॉक मार्केट में भी तो यही होता है, हम स्पेक्यूलेट करते हैं, हम गैस करते हैं कि शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, हम ये शेयर्स खरीद लेते हैं, फिर हम बेच देंगे, फिर हम प्रॉफिट कमा लेंगे। सुनो, ये जो स्टॉक मार्केट का बिजनेस होता है ये स्पेक्यूलेशन नहीं है, मतलब ये वैलिड है। सर इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि यहां पर एक्चुअल ट्रांजैक्शन होता है। मैं आपको बताता हूं क्या होता है बेटा यहां पर एक्चुअल ट्रांजैक्शन। एक्चुअल ट्रांजैक्शन का मतलब है कि आप सेल करते हो और आप परचेस करते हो, बराबर है? आप जब शेयर्स को सेल करते हो और परचेस करते हो तो वो एक्चुअल ट्रांजैक्शन है, इसमें आप शेयर्स की डिलीवरी लेते हो, आप यहां पर शेयर्स की डिलीवरी लेते हो। शेयर्स आपके अकाउंट में आते हैं, शेयर्स आपके अकाउंट में आते हैं,
फिर आप उसको परचेस करते हो, फिर आप उसको सेल करते हो। ये जो है ये वेजरिंग नहीं है, ये वेजरिंग नहीं है। तो सर फिर वेजरिंग क्या है? मैं आपको बताता हूं वेजरिंग क्या है। वेजरिंग मतलब स्पेकुलेशन, बैठे बैठे सिर्फ गैस करना, बैठे बैठे सिर्फ गैस करना। यहां पर जब कोई एक्चुअल ट्रांजैक्शन नहीं होता है, यहां पर डिलीवरी भी नहीं होती है, कोई डिलीवरी नहीं हो रही है, कोई डिलीवरी नहीं हो रही है, यहां पर सिर्फ गैम्बलिंग हो रही है, सिर्फ गैम्बलिंग। सर कुछ एग्जाम्पल देने की कोशिश करोगे क्या? कोशिश क्या करूंगा, बता रहा हूं मैं तुझको, मैं बताता हूं तुझको। देख मेरी बात सुन, देख मुझे मालूम है कि सोना और चांदी का भाव खतरनाक ऊपर जा रहा है, ठीक है। मैंने मेरे जूलर को यह बोला कि मुझे ना 10 केजी सिल्वर चाहिए। कितना रेट है? उसने बोला 90,000 पर केजी। 90,000 रुपए 1 किलो चांदी का रेट है। तो क्या बात कर रहा है, चांदी और ऊपर जाएगा क्या? उसने कहा जाएगा ना, जाएगा ना। तो एक काम करना, मुझे 10 किलो चांदी दे। तो उसने बोला ठीक है, मैं कहां भेजूं, आपके घर भेज दूं? मैंने कहा नहीं 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 अरे आप गलत समझ गए, आप गलत समझ गए। मुझे चांदी खरीदना थोड़ी है, मुझे चांदी खरीदना थोड़ी है। मैं तो आपको यह बोल रहा हूं कि आप मेरे नाम का 10 किलो चांदी होल्ड कर दो, सिर्फ होल्ड। कब की बात है बेटा? अगस्त की बात। सितंबर में चांदी का जब रेट ऊपर जाएगा, लेट से 1 लाख रुपए चांदी का रेट हो गया, तो मैंने उसको बोला देखो अब एक काम करो, आप मुझको 10 किलो और हर किलो पे 10,000 रुपए का मुझे फायदा हुआ है, मुझे 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है, आप मुझको दे दो। देखो ना सामान खरीदा, ना सामान बेचा, ना कोई डिलीवरी ली, बैठे बैठे पैसे कमा लिए स्पेकुलेशन में 1 लाख रुपए। ऐसा कमोडिटी मार्केट के अंदर होता है, जो कच्चा मार्केट होता है, कच्चा मार्केट। ऐसा आप लोगों ने सुना होगा, प्याज, प्याज यानी कि आपका अनियन, वेजिटेबल्स के ऊपर भी सट्टा लगता है, आलू पटेटो के रेट पर सट्टा लगता है, और इसकी वजह से डिमांड सप्लाई इंडिया के अंदर ऊपर नीचे हो जाता है। प्याज ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, तो बड़ा बड़ा स्टॉक होल्ड करवा देते हैं, बड़ा बड़ा स्टॉक होल्ड करवा देते हैं। आ गई बात समझ में? तो सर आपको क्या दिक्कत हो रही है इससे? अरे मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, इसे बोलते हैं स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन। और ये स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन में अगर ये भाई साहब मुझको 1 लाख रुपए नहीं देते हैं, तो क्या मैं कोर्ट में जाकर लड़ाई कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये वॉइड है, क्योंकि ये वॉइड, मतलब यहां पर कोई भी एक्चुअल ट्रांजैक्शन नहीं होता है, पर स्टॉक मार्केट के अंदर ऐसा होता है। इसको पता है क्या बोलते हैं? इसको पता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सिर्फ सेटलमेंट होना। क्या बोलते हैं इसको? सिर्फ सेटल करना। आपने क्या करा? आपने आपकी कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस ली, आपने आपकी कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस ली और आपने उसको मार्केट प्राइस से सेटल कर दिया। मेरी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस थी 90,000 और मेरी मार्केट प्राइस है 1 लाख रुपए, तो मैंने सेटल कर दिया और मैंने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट बुक कर दिया। क्या कर दिया मैंने? 1 लाख रुपए का प्रॉफिट बुक कर दिया। यहां पर कोई एक्चुअल ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, यहां पर कोई बिजनेस नहीं हुआ है, यहां पर घर बैठे बैठे सिर्फ पैसा कमाया गया है, सिर्फ स्पेकुलेशन किया गया है, एंड नथिंग एल्स, एंड नथिंग एल्स। ऐसे ट्रांजैक्शन को हम वॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉइड। ये शीट इंपॉर्टेंट है किसके लिए? कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए यह शीट इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, ओके। तो यहां पर अपनी वाली शीट में आप लिख सकते हो। तीसरा क्या है बेटा, ये तीसरा क्या है, स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन। स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन यहां पर मैं लिख देता हूं, रिफर नेक्स्ट स्टार शीट। ओके, चलो अगला आता है बेटा हॉर्स रेस। क्या आता है बेटा अगला, हॉर्स रेस। बताओ भैया, हॉर्स रेस का मामला क्या है? सर स्पेकुलेशन में लॉस भी हो सकता है। हाँ, तो लॉस भी हो सकता है ना, लॉस भी हो सकता है। जरूरी थोड़ी है कि चांदी 1 लाख रुपए ही जाएगा। चांदी 80,000 हो जाता तो फिर मुझको जूलर को पैसे देने पड़ते, फिर मुझको जूलर को पैसे देने पड़ते। चल बताओ भैया, हॉर्स रेस। सर हॉर्स रेस का मामला क्या है? क्या हॉर्स रेस का ट्रांजैक्शन वैलिड है कि वॉइड है? आप तो हमको इतना बता दो। ये स्पेकुलेशन करवा दिया मैंने, हाँ देख लो कहां गया स्पेकुलेशन। ये स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन देख लो, अग्रीमेंट टू सेटल डिफरेंसेस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस, ठीक है, विदाउट एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स। यही बताया मैंने आपको। ये गैम्बलिंग होती है, ये स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन होते हैं, और ये वॉइड होता है क्योंकि ये प्राइस डिफरेंस के ऊपर है। कोई रियल बिजनेस यहां पर नहीं हो रहा है, कोई रियल ट्रेड यहां पर नहीं हो रहा है। लिखा हुआ है, इफ वॉन्ट्स टू सेटल द डिफरेंस ओनली, मीन्स वॉन्ट्स टू प्ले विद द प्राइसेस एंड मेक प्रॉफिट, नो एक्चुअल डिलीवरी, देन वेजर। अगर एक्चुअल डिलीवरी होती तो वो वेजर नहीं होता। जैसे स्टॉक मार्केट, जैसे स्टॉक मार्केट। देखो यही बात तो मैंने बोली है, आगे आपको बता रखा है मैंने। ये देखो, कमर्शियल या शेयर स्टॉक मार्केट, यहां पर परचेज और सेल हकीकत में हो रही है। ये वेजर नहीं होता है। क्या वेजर नहीं होता है? स्टॉक मार्केट वेजर नहीं है, और ऐसे गेम्स जो स्किल के ऊपर आधारित है ये भी वेजर नहीं है। ये लास्ट में बताऊंगा। अभी मैं आपको पहले हॉर्स रेस बता देता हूं। हॉर्स रेस, आ जाओ भैया। हाँ भैया, सर घोड़े पे पैसा लगाना है। अगर आप घोड़े पे पैसा लगाओगे, हां, तो सरकार का कहना है कि फिर अच्छे से लगाना, अच्छे से लगाना। उनका कहना है कि हॉर्स रेस यस वॉइड है क्योंकि ये वेजर है। उनका कहना है यस वेजर है। कब? व्हेन जो आपकी प्राइस वैल्यू है वो 500 से नीचे। ये क्या बात हुई सर, 500 के नीचे? अरे उल्टा है, उल्टा है। क्या बोला है? बैटिंग ऑन हॉर्स रेसेस विथ अ प्राइज अवॉर्डेड टू द विनर बेस्ड ऑन द रेस आउटकम। तो ये क्या हुआ? इसको हम वेजर कंसीडर करेंगे अगर जो प्राइस है वो 500 से कम है। तो सरकार का कहना है छोटा मोटा सट्टा लगाया तो हम उसको वेजर मानेंगे। सर मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर मेरी प्राइस वैल्यू, अगर मेरी प्राइस वैल्यू 500 के ऊपर है तो ये वेजर नहीं है, ये वेजर नहीं। सर कोई लॉजिक ही नहीं है इसके अंदर, नहीं है कोई लॉजिक। तो सर ये फिर 500 रुपए की वैल्यू क्यों डाल रखी है? बेटा अंग्रेजों के जमाने का वैल्यू है, चली आ रही है, इसको चेंज नहीं किया गया है। कोई लॉजिक भी नहीं है, कोई मतलब भी नहीं है। 500 से ज्यादा करोगे तो वेजर नहीं है, और 500 से कम होगी तो वेजर है। क्या बकवास है यार। अपन को याद रखना है, आप क्या कर सकते हैं, तो अपन लिख देते हैं भैया, हॉर्स रेस प्राइस वैल्यू 500 और मोर एंड 500 और लेस, नॉट अ वेजर एंड वेजर। चलो क्लियर है? तो सर ये सारे ट्रांजैक्शन तो हो गए। क्या ऐसे कोई ट्रांजैक्शन है जो दिखते तो वेजरिंग जैसे हैं पर वेजरिंग नहीं है? यहां पर क्रॉस लगा हुआ है, देख लो, यहां पर क्रॉस लगा हुआ है।
मतलब ऐसे ट्रांजैक्शन जो वेजर जैसे दिखते तो है पर वेजर नहीं है। तो मैंने आपको बताया, ये बता दिया मैंने, स्टॉक मार्केट वेजर जैसा दिखता है पर वेजर नहीं है। ऐसे गेम और ऐसे कंपटीशन जो स्किल के ऊपर बेस्ड है, वेजर जैसे दिखते हैं पर वेजर नहीं है। ऐसा चिट फंड, चिट फंड समझते हो ना आप लोग, सारी लेडीज ने मिलकर 500 रुपए डाल दिए, सब अपनी सेविंग्स को बढ़ाने के लिए 500 रुपए डाल दिए। जैसे निधि कंपनी बताया ना, निधि वाला। अब उसमें से एक चिट निकलती है, जिसके चिट के नाम की निकलेगी वो जितना पैसा इकट्ठा होगा वो उसके पास चले जाएगा। फिर वापस से सब लोग 500 रुपए डालेंगे। अगली बार चिट निकली तो अब दूसरी लेडीज का नाम आएगा, वो निकल जाएगा। लकी विनर, ये जो चिट फंड है इसमें कुछ भी सट्टा नहीं है, इसमें सब लोगों को एक एक बार पैसा मिलता है। अगर 7 लेडीज हैं तो 7 की 7 जीतेगी, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। इसलिए चिट फंड्स को वेजर नहीं बोला गया है, क्योंकि इसमें वो सिर्फ अपना म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन कर रही है, सब लोग मिलकर सेविंग्स कर रहे हैं, किटी पार्टी कर दी बेचारी बैठ के। स्टॉक मार्केट भी नहीं है, ये भी नहीं है। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, आप लोगों को लग रहा है इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट वेजरिंग है क्या? नहीं, यहां पर एक पर्सन अपनी प्रीमियम पे कर रहा है कंपनी को, और कंपनी उसको बाद में मैच्योरिटी पर या कोई एक्सीडेंट होने पर पैसा दे रही है। इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो एक तरीके से प्रोटेक्शन होता है, कंटिंजेंट। सर आपने बोला किसी इवेंट पे डिपेंडेंट होना चाहिए, तो इंश्योरेंस भी तो इवेंट पे डिपेंडेंट है। कार इंश्योरेंस डिपेंडेंट है कि एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा। हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस इस पे डिपेंडेंट है कि डेथ होगी कि नहीं होगी। अरे बेटा, ये वेजरिंग अग्रीमेंट नहीं है, ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ये आप यूनिट नंबर 6 के अंदर पढ़ोगे। ये वेजरिंग नहीं है, ये तो प्रोटेक्शन है एक तरीके से। ये कोई लक की बात नहीं है, ये कोई चांस की बात नहीं है, ये एक्चुअल रिस्क है, एक्चुअल रिस्क है बेटा। मैं कोई सट्टा नहीं खेल रहा हूं। 2 लोग खड़े हुए हैं, सुन इस घर में आग लगेगी नहीं लगेगी? मेरे को लगता आग लगेगी। अगर लगी इस घर में आग तो मैं तुझे 1 लाख दूंगा, वरना तू मुझे देखना। बेटा ये वेजरिंग अग्रीमेंट है, 2 लोग जिनको उस घर से कोई संबंध नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिना बात के बकैती कर रहे हैं और 1 लाख रुपए का सट्टा लगा रहे हैं। सर ये तो उस घर पे ही सट्टा लगा दिया। हां, इंश्योरेंस घर के ऊपर सट्टा नहीं है, इंश्योरेंस उस घर पे आग लगने पे प्रोटेक्शन का नाम है, वो एक्चुअल रिस्क है, वो एक्चुअल रिस्क है। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस जो है वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, वो वेजरिंग अग्रीमेंट नहीं है। मतलब सर क्या आप इस शीट पे ये सारी चीजें भी डाल सकते हो क्या? मैं डाल सकता हूं, मैं डालता हूं, देखो। हां मैं देखता हूं, अग्रीमेंट सिमिलर सिमिलर टू वेजर बट आर नॉट, पर वो नहीं है, दिखते तो है बट नहीं है। जैसे पहला चिट फंड वेजर नहीं है, दूसरा स्टॉक मार्केट स्पेक्यूलेशन के अंदर, बराबर है, ये मैं ऊपर भी लिखवा चुका हूं, नहीं है। तीसरा क्या था आपका? स्किल बेस्ड गेम्स एंड कंपटीशन, गेम्स एंड कंपटीशन, ये भी नहीं है। एंड चौथा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। सबके एडजस्टमेंट मैंने साथ में लिखवा दिया आपको, सबके एडजस्टमेंट मैंने साथ में लिखवा दिए। चल ठीक है, ओके हो गया। अब लास्ट में ये मैंने आपको लिखवा दिया है, एसेंशियल्स की ये 3 स्टार शीट है, सारे ट्रांजैक्शन की ये वाली 3 स्टार शीट है। वेजरिंग अगर आपको डेफिनेशन याद करनी है तो आप यहां से लिख सकते हो, वेजरिंग की डेफिनेशन आप यहां से लिख सकते हो, मैं लिखवा नहीं रहा हूं,
मैं लिखवा नहीं रहा हूं, यहां से वेजरिंग की डेफिनेशन लिख लेना एक बार, ठीक है? ओके, चल ये हो गया सर। क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में और वेजरी में कुछ डिफरेंस है क्या? है, एक बार पढ़ लेना, रीड वंस, एक बार पढ़ लेना बस, मैं समझा देता हूं। इंश्योरेंस के अंदर लॉस की भरपाई करी जाती है। यहां पर कोई इवेंट के होने या होने पे सट्टा लगता है। यहां पर म्यूचुअल कंसिडरेशन होता है, एक पार्टी प्रीमियम देती है और कंपनी उसको कॉम्पनसेशन देती है, बराबर है? यहां पर कोई कंसिडरेशन नहीं है दोनों पार्टीज के बीच में, सिर्फ गैम्बलिंग है। यहां पर इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है, यानी कि दोनों पार्टी का इंटरेस्ट तो है उस ट्रांजैक्शन में, यहां पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, यहां पर सिर्फ सट्टा है, सिर्फ सट्टा है। इसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बोलते हैं, यानी भरपाई करने का कॉन्ट्रैक्ट है। इंश्योरेंस, आपको पैसा मिलेगा, यहां पर कोई ऐसी बात नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वैलिड है और इन्फोर्सिएबल है, बट वेजरिंग अग्रीमेंट वॉइड है और अनइन्फोर्सिएबल है। बस सिंपल, सिंपल है, ठीक है? डायरेक्ट क्वेश्चन आने की संभावना है, आपसे पूछा जा सकता है कि वेजरिंग अग्रीमेंट क्या होता है, ये आप बताइए और कुछ ट्रांजैक्शंस को एक्सप्लेन करिए जो रिजेंबल करते हैं वेजरिंग अग्रीमेंट को, बट हकीकत में नहीं है। इसके अंदर आपके आएंगे 4 पॉइंट, जल्दी बोलो। चिट फंड, इंश्योरेंस, स्पेक्युलेटिव में क्या आएगा आपका? स्टॉक मार्केट, और स्किल बेस्ड गेम। ये चारों दिखते तो है, दिखते तो है कि ये वेजरिंग अग्रीमेंट होगा, बट ये नहीं है, ठीक है? एक बार देख लेना, ये आंसर पूरा लिखा हुआ है, 1, 2, 3 एंड 4 वेजिंग अग्रीमेंट, सेक्शन नंबर 30, उसकी डेफिनेशन एक बार कर लेना। इसी के साथ में आपका यूनिट नंबर 3 आज आपका खत्म होता है, फाइनली इट्स डन। ठीक है, चलो डन, खत्म करें। चलो, अभी वीडियो कॉल मुझे करना था, पर वीडियो कॉल का टाइम नहीं है क्योंकि आपकी अगली क्लास 2 बजे है, तो मुझे क्लास को जल्दी खत्म करना पड़ेगा। बट यूनिट नंबर 3 आपकी कंप्लीट हो गई है, बड़ी यूनिट थी बेटा, है ना? अभी यूनिट नंबर 4 भी बड़ी यूनिट है। यूनिट नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा ना, 5th और 6th तो ऐसे ही धड़ाधड़ हो जाएगा, 5th और 6th तो ऐसे ही धड़ाधड़ हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन की बात ही नहीं है, ठीक है? संडे वनडे की कुछ एक्स्ट्रा क्लास होगी तो मैं आपको बता दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। चलो डन करें, खत्म करें गाइस। अच्छा लगा, कॉन्फिडेंस आया, क्वेश्चन भी करा, लिखा भी सही, सब कुछ क्लास के अंदर ही खत्म, बाहर जाके कोई टेंशन की बात नहीं है। 10-15 मिनट का रेस्ट लो और फटाफट दूसरी क्लास के लिए तैयार हो जाओ। जिन लोगों ने, बच्चों ने खाना नहीं खाया है, प्लीज जाके खाना खा लो बेटा, है ना? फिर वापस अगली क्लास लेनी, थोड़ा खुद को रेस्ट भी दे दो, ठीक है? चलो ओके गाइस, खत्म करें, जाओ 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 जाओ, फटाफट जाओ, फटाफट जाओ, रेस्ट लो, फटाफट अगली क्लास लेना, अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है? चलो जाओ। ओके गाइस, thank you so much, bye bye guys, this is CJ signing off. I will see you in the next class with a different topic and with more energy. Until then, take care, bye bye and have a good day. चलो मिलते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है? ओके, चलो बढ़िया बढ़िया। चलो बाय गाइस, बाय, थैंक यू, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय एवरीवन।